हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं सेकेंड हैंड कार सेलर या डीलर जो होते हैं उसकी अंडरराइटिंग और उसकी पीडी कैसे करी जाए। क्या ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब भी इस टाइप के प्रोफाइल को हम फंड करने जा रहे हैं या इसकी पीडी करने जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इनिशियली क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि बिजनेस ओनरशिप के रिगार्डिंग कि बिजनेस ओनरशिप को कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, ओनरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, कि वो कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इस डीलरशिप का आपको स्ट्रक्चर देखना है कि किस टाइप में इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो जैसा आपको ये जीएसटी डॉक्यूमेंट है उससे पता चल जाएगा, या उसका पैन कार्ड है वहां से पता चल जाएगा, या कोई पार्टनरशिप डीड वगैरह अगर किया है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एमओए वगैरह या शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। देन आपको क्या वेरीफाई करना है कि इसका ओनरशिप, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट में आपको ये देखना है कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास आ रहा है, ट्रेड लाइसेंस आ रहा है, और अगर कोई और रजिस्ट्रेशन कहीं किया हुआ डीलरशिप रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वहां से आपके ओनरशिप को वेरीफाई किया जा सकता है। देन आपको उसका देखना है कि ऑथराइज ऑपरेशन जो है उसको रन करने के लिए इनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे लोकेशन में बैठे हैं जहाँ पे इस टाइप के बिजनेस को ऑपरेट करने का ऑथराइजेशन नहीं है, तो वो आपको लीगली चैलेंज कर सकता है। तो इसलिए आपको लीडरशिप डीलरशिप की ऑथराइजेशन लेटर लेना जरूरी है, जो भी आपके फ्रेंचाइजी हैं उनसे, या जो आपके मेन इसमें फील्ड के प्लेयर हैं उनसे ऑथराइजेशन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पे चेक करना है। तो अब आते हैं बैकग्राउंड ऑफ ऑनर्स। सो बैकग्राउंड ऑफ ऑनर्स में अगर हम बात करें तो ये एसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑनर्स का एक्सपीरियंस जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो या फिर जो सेकेंड हैंड कार्स हैं या कार्स ट्रेडिंग के इंडस्ट्री में इसका एक्सपीरियंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सेकेंड हैंड कार की जो वैल्यू है वो वही बंदा बता सकता है जो उस इंडस्ट्री का हो, जिसने काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में अपना टाइम स्पेंड किया हो। बिकॉज कोई भी गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आई 20 है, ये आई 20 की आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है, वो कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है, कौन से मॉडल की है, टॉप मॉडल है, मिडल मॉडल है या लो मॉडल है, या कौन से फीचर्स उसमें अवेलेबल है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, स्क्रैचेस हैं या कहीं पे डेंट है या कहीं कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है। इसके बेसिस पे उसकी वैल्यू को डिफाइन करने वाला जो बंदा है वो एक एक्सपीरियंस होल्डर बंदा ही कर सकता है, जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का या फिर कार सेल परचेज इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए बैकग्राउंड उसका जानना बहुत जरूरी है। देन आती है रेपुटेशन की बात, कि जो प्रमोटर है, जो ओनर है, उसको रेपुटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, क्योंकि अगर आपकी जो कस्टमर्स हैं उसको आपने सही गाड़ी नहीं दी तो वो कल को आपको जो मार्केट है वो उसका जो रफ चेक है वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक्सीडेंटल गाड़ी सेल कर दी या कोई आपने चोरी की गाड़ी, थेफ्ट की गाड़ी आपने सेल कर दी, तो वो आपके लिए रेपुटेशन जो है आपकी काफ़ी खराब हो जाती है इसमें, और आपका जो बिजनेस है उस पर काफ़ी इम्पेक्ट आता है। तो कस्टमर का बैकग्राउंड जानना, उसका एक्सपीरियंस, उसकी रेपुटेशन को जानना यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि बिजनेस इनकम को कैसे असेस करना है। तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू देखना है कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो प्राइम रेवेन्यू क्या है इनका? प्राइम रेवेन्यू है इनका सेल परचेज ऑफ कार। तो सेल परचेज में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इनका एक मेन रेवेन्यू है। कि अगर आपने मान लो किसी सेलर से वो कार 5 लाख रुपए में ली थी, और आपने उस सेम कार को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या थोड़ा सा उसको क्लीनिंग करके आपने उसे 6.5 लाख में बेच दी या 6 लाख में बेच दी, तो आपका 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। तो ये आपका मेन प्राइम रेवेन्यू है इस बिजनेस में। एंसेसरी रेवेन्यू क्या है इसमें, या एडिशनल रेवेन्यू जिसे हम बोलते हैं, वो क्या हो सकता है इसमें? वो है बेसिकली कमीशन ऑन लोन्स। कि आपने बोला जी आपको 6 लाख रुपए का जो कार चाहिए, मैं उसके लिए आपको लोन दिलवा देता हूँ, और उस बंदे ने बैंकर से कोऑर्डिनेट करके आपको लोन करवा दिया, और बैंकर ने उसके बेसिस पे आपको कमीशन दे दिया। तो कमीशन मिल गया आपको लोन करवाने का। हो सकता है आपने कस्टमर से भी लोन कमीशन ले लिया हो इसमें लोन करवाने का, और बैंकर से भी ले लिया हो। तो ये आपका टू साइड का कमीशन हो गया। इंश्योरेंस आपने उस गाड़ी पे करवाया, तो जहां से इंश्योरेंस करवाया उस कंपनी ने आपको एज ए ब्रोकरेज दिया। तो ये आपकी एक एडिशनल इनकम हो सकती है। देन आपकी जो मैकेनिज्म टीम है, जो आपकी रिपेयर टीम है, या जो आपने अपने यहाँ पे टीम रखी हुई है जो इन गाड़ियों की रिपेयर देखती है, उनकी कंडीशन देखती है, उनसे अगर आपको कोई रिपेयर सर्विस का ऑर्डर मिल जाता है, किसी क्लाइंट जो है आपको रिपेयर का कोई ऑर्डर देता है, तो वो भी आपकी एक एडिशनल इनकम हो जाती है।
या आप उन गाड़ियों की एएमसी ले लेते हैं कि जी मैंने आपके यहाँ से गाड़ी ली है, आपकी 1 साल की एएमसी मैं फ्री में करके देता हूँ, या 1 साल की एएमसी के आपके 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो भी एक नॉमिनल चार्जेस हैं वो आप यहाँ से करवा के एएमसी ले सकते हैं। तो वो भी एक आपकी एक एडिशनल इनकम यहाँ से बन जाती है। तो ये आपको देखना है कि रेवेन्यू मेन क्या है और प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम क्या है। देन आपको सेल ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई करनी है कि जो नंबर ऑफ कार सोल्ड हुई हैं वो मंथली कितनी हो रही हैं, एनुअली क्या हो रहा है, एवरेज प्राइस जो है सोल्ड कार का वो क्या आ रहा है कि प्राइस मान लो 10 गाड़ियां बेची, कोई 2 लाख में, कोई 5 लाख में, कोई 7 लाख में, कोई 3 लाख में, तो आपका एवरेज प्राइस जो सेल का है वो कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें 6 लाख रुपए का आपका एवरेज सेल प्राइस आ रहा है और एवरेज परचेज प्राइस आपका जो है वो अराउंड 5 लाख रुपए आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपने जितनी गाड़ियां सेल करी हैं उसमें आपको मंथली प्रॉफिट क्या आ रहा है, क्या एक्सपेंसेस है, इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। देन आपको कस्टमर सेगमेंट समझना है कि कस्टमर का सेगमेंट क्या है, कि इंडिविजुअल कस्टमर आपके पास ज़्यादा हैं या कॉर्पोरेट बिजनेस कस्टमर क्लाइंट ज़्यादा हैं जिनको आप सेकेंड हैंड कार दे रहे हैं, या फिर इसी सेगमेंट में अगर हम बात करें तो आप इसमें जो इकोनॉमिकल कार है, जो हैचबैक कार्स होती हैं वो आप सेल कर रहे हैं, या फिर सडान या प्राइम जो कार होती हैं वो सेल कर रहे हैं। क्योंकि जो जनरली आप देखेंगे जो इकोनॉमिकल कार्स हैं जैसे आपका सेंट्रो हो गया, i10 हो गया, i20 हो गया, स्विफ्ट हो गया या इंडिगा हो गया, ये सारी जो कार्स हैं ये सारी इकोनॉमिकल कार में हैं जो कि जनरली आम जनता भी लेती है, इसकी डिमांड काफ़ी हाई होती है। बट अगर आप बात करेंगे फॉर्चुनर की, स्कॉर्पियो की, सफारी की, तो ये जो है ये प्राइम सेगमेंट और काफ़ी लग्जरी कार्स होती हैं जिनकी डिमांड काफ़ी कम होती है। तो आपको ये भी देखना है कि आपका कस्टमर मेजोरिटी जो है डीलिंग किस टाइप के कार सेगमेंट में कर रहा है और किस टाइप के इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है या बिजनेस को सर्विस दे रहा है। तो इससे आपके उसके बिजनेस इनकम को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही आप जब प्रमोटर से मिलते हैं तो आप उसके बिजनेस ग्रोथ का प्लान समझिए कि उनका ग्रोथ प्लान क्या है, कब से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और आज की डेट में वो बिजनेस की पोजीशन क्या है। 2000 से अगर स्टार्ट किया है तो 2024 में वो बिजनेस किस स्टेज पे आ गया है, और इन फ्यूचर जैसे ही हमारा टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी टर्म्स बढ़ रही हैं तो उसमें हमारे बिजनेस के एक्सपेंडन करने के क्या प्लान्स हैं, जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसको लाने की क्या उनके वो हैं, और न्यू मार्केट को कैसे वो बीट करेंगे, ये उनके ग्रोथ प्लान को आपको समझना है। देन मार्केट स्ट्रेटजी को आपसे उनसे अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट स्ट्रेटजी क्या है उनकी, क्योंकि मार्केट में कई तरह के जो प्लेयर्स हैं वो नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं जो कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं। तो उनको रिटेन करने के इनके पास क्या क्या ऑफर हैं, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या क्या प्लान है उन कस्टमर को रिटेन करने की। तो ये आपको उनके बिजनेस मॉडल में समझने की जरूरत है। देन हम उसमें कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे जो मेजर हमारा अंडरराइटिंग का पीस है, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो डीलर का एक स्टेबल इनकम है, स्टेबल कैश फ्लो है वो कितना है, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है। कैश फ्लो में बेसिकली यही है कि आपने जो मंथली कार सेल करी वो मंथली कार का प्राइस क्या है, देन उसकी परचेज कॉस्ट क्या है जिसमें से हम उसमें परचेज कॉस्ट माइनस कर देंगे। देन उसमें जो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, आपका रेंट हो गया, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या अदर एक्सपेंसेस में आपके जो कस्टमर विजिट करते हैं उसके चाय पानी का खर्चा हो गया या उसकी मेंटेनेंस हो गई। तो इस टाइप के जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपने माइनस किया। ये जो बच के आया ये आपका सरप्लस, ये आपका प्रॉफिट है इस बिजनेस से। और इसी बिजनेस से आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और जो आपकी लोन लाइबिलिटीज हैं या बिजनेस लाइबिलिटीज है इसको आप फुलफिल करते हैं। तो ये आपको देखना है कि ये जो सरप्लस है इसका कैश फ्लो कैसा है, ये कितना बढ़िया है, कितना ज़्यादा है इस मंथली इनकम के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे टर्नओवर वेरीफाई कर लिया, ऑपरेशंस वेरीफाई कर लिया। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंस लगते हैं, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड होता है। इवेलुएट द एबिलिटी ऑफ मेंटेन द कार इन्वेंट्री एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो कार इन्वेंट्री मान लो आपने 10 जो है कार आपके स्टॉक यार्ड में खड़ी है कि जी मेरे पास 10 कार सेल करने के लिए है, बट अभी ये सेल नहीं हो रही और आपके पास 3 कार और आ रही हैं जो कि प्रॉफिटेबल रेट पर आ रही हैं, बट आपके पास ये पैसा ही वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है इस 3 कार को खरीदने के लिए। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का शॉर्ट टर्म गैप आ जाता है, जिसको आपको या तो इन कार को मैं कम रेट पे बेच के इसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाली कार को खरीद लूँ, या फिर मैं कहीं से फंड्स अरेंज करूँ और इस प्रॉफिटेबल वाली कार को मैं अपने रेट पे खरीद लूँ। तो ये वर्किंग कैपिटल आपको गैप समझना है कि उनके पास कितना ऐसा वर्किंग कैपिटल फ्री कैपिटल पड़ा होता है जो कि वो जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको ग्रैब कर पाए।
तो चलिए इसमें बात आती है क्रेडिट साइकिल की, कि आपको ये एनालाइज करना है कि जो कस्टमर को वो बेचते हैं वो कैश ऑन कैश होता है, या फिर वो उस पे कोई क्रेडिट पीरियड भी ऑफर करते हैं बायर्स को। तो जनरली आप देखेंगे इस सेगमेंट में हैंड टू हैंड कैश या मैक्स टू मैक्स 1-2 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है। तो आपको ये देखना है कि उनके पास कैपिटल फ्लो जो है उसी हिसाब से होना चाहिए, ताकि वो उसको कैश क्रेडिट का पीरियड दे पाए। सेकेंडली, आपके जो कार कार ओनर्स हैं, ये जो बाय ऑक्शन हाउसेज होते हैं जहाँ से ये कार परचेज करते हैं कई बारी, तो वहां पे से इनको क्या क्रेडिट पीरियड मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ऑक्शन में आपने कोई कार खरीदी और आपको वहां से 10 डेज या 20 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, क्रेडिट पीरियड मिलता है, और इसी 10 to 20 डेज में उन्होंने किसी बायर को सेल कर दिया, तो इनको बिना कॉस्ट लगाए उस पर प्रॉफिट अर्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑक्शन से कार 5 लाख में खरीद ली और आपके पास 20 दिन का टाइम है पेमेंट करने का, और आपने 2 दिन में कोई बायर खरीदिया, उसे आपने 5.5 लाख रुपए में वो कार सेल कर दी, तो 50,000 का आपका जो प्रॉफिट है वो विदाउट एनी कैपिटल इंट्रोडक्शन आपको मिल जाता है। तो आपको ये समझना है कि उनकी बाइंग क्रेडिट पीरियड क्या है और सेलिंग क्रेडिट पीरियड क्या है। अब आती है बात सीजनैलिटी पे, क्योंकि ये बिजनेस जो है 12 महीने चलने वाला बिजनेस नहीं है। ऑल्दो ये 12 महीने चलता है, बट कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जहाँ पे इनका ऑफ सीजन होता है या पीक सीजन होता है। अगर मैं पीक सीजन की बात करूँ तो पीक सीजन इनका होता है जहाँ पे आपके फेस्टिवल्स आते हैं, या जहाँ पे आपके शादी ब्याह आते हैं, या जहाँ पे आपके टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस जो है बूम पे रहता है। उस पीरियड में आपका ये जो सीजनैलिटी बिजनेस है, ये काफी जो कार का बिजनेस है काफी फ्लो में आ जाता है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो सीजन का बिजनेस है, जहाँ पे काफी मात्रा में कार सेल होती है, उस टाइम पे इनका जो इनकम फ्लो है वो क्या रहता है, और जो इनका एक्सपेंस फ्लो है उस टाइम पे क्या रहता है। और जो ऑफ सीजन है, जहाँ पे गाड़ियां नहीं बिक रही हैं ऑफ सीजन में, तो वहां पे इनका जो एक्सपेंस है वो कैसे मीट करता है, उस एक्सपेंस को वो कैसे कवर कर पाते हैं। तो ये आपको सीजनैलिटी देखनी है। देन इसके बाद आपने जब बिजनेस असेसमेंट कर लिया पूरा, कि आपने देख लिया जी ऑनरशिप मेरी वेरीफाई हो गई, ठीक है, बिजनेस जो है मेरा, कैश फ्लो मैंने एनालिसिस कर लिया इस पे। अब आ जाती है बात कि हम उसके करेक्टर और बिहेवियर के बारे में असेसमेंट करें, क्योंकि करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लोन रिपेमेंट में। अगर उसका करेक्टर सही नहीं है तो कल को आपके लोन रिपेमेंट में भी वो काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री सबसे पहले समझनी है, कि उसकी पर्सनल और बिजनेस की क्रेडिट स्कोर क्या है। ये आपको क्रेडिट रिपोर्ट से भी पता चल जाता है, कि जब आप उसका सिबिल देखते हैं या एक्सपीरियंस देखते हैं या कमर्शियल सिबिल देखते हैं उसी कंपनी का, तो वहां से इवेलुएट कर सकते हैं कि कस्टमर का क्रेडिट वर्थनेस कैसा है और हिस्ट्री उसने कैसे मैनेज करी है लोन से रिगार्डिंग। बट कई बार ये जो है प्राइवेट मनी लेंडर से भी लोन लेते हैं, कमिटीज वगैरह उठाते हैं, ये आपको फीडबैक कस्टमर ही बता सकता है या उसका नेबर बता सकता है। तो ये आपको वहाँ पे चेक करना है। देन आ जाती है बात रेपुटेशन और रेफरेंस की। रेपुटेशन और रेफरेंस ग्रैब करने के लिए आपको कस्टमर के जो सप्लायर है, जहाँ से ये माल गाड़ियाँ खरीद रहे हैं पुरानी, वहाँ से बात फीडबैक मिल सकता है, या जिनको इन्होंने गाड़ियाँ बेची हैं उनसे आप रेफरेंस चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के जो फीडबैक हैं सप्लायर के हैं, किस टाइप के उनके रेगुलर कस्टमर हैं, और उनकी ऑनर के ऊपर क्या रिलायबिलिटी है, बिजनेस प्रैक्टिस कैसी है उनकी। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर उनके पॉजिटिव फीडबैक आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका बिजनेस चलता रहेगा, और आपकी जो इनकम फ्लो है वो बनी रहेगी, और आपकी ईएमआई कभी टूटेगी नहीं। तो ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इसका फाइनेंशियल बिहेवियर पास्ट में कैसा रहा है वो आपने देखने की जरूरत है, जिसको आप कैसे देख सकते हैं कि प्रीवियस लोन है उसकी कैसी रिपेमेंट करी है, क्रेडिट लाइन आपकी कैसी है, और असेस द बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड इन रिपेइंग द डेब्ट्स ऑन द टाइम। तो जो उनके प्रीवियस रिपेमेंट है, भरने की कैपेसिटी रही है, वो आपको उसके प्रीवियस रिपेमेंट बिहेवियर से आपको पता चलेगी। साथ साथ आप इसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में उनके फाइनेंशियल्स क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट उसकी कैसी चल रही है, और उसके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसा मेंटेन कर रहा है। तो इससे आपको उसके फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में काफ़ी आइडिया लग जाएगा। अब आ जाती है बात इंटीग्रिटी एंड एथिक्स की, क्योंकि इस बिजनेस में आपका एथिक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं आपने कोई कार जो है जो चोरी की या थेफ्ट की जो कार थी वो तो नहीं सेल कर रहे हैं, कहीं जो एक्सीडेंटल कार है आप उसको न्यू बना के तो नहीं सेल कर रहे हैं। तो ये जो टाइप के एथिक्स हैं ये इस बिजनेस में होने बहुत ही जरूरी है, बिकॉज कस्टमर को जब ये पता चलता है कि ये चोरी की कार है, तो आपके ऊपर लीगली लीगली भी चैलेंज आते हैं, प्लस आपका कस्टमर जो ट्रस्ट है वो खत्म होता है। तो इसमें अनएथिकल बिहेवियर उसका आपका देखना बहुत ही जरूरी है। अब आपके अगर फ्रॉड या कोई थेफ्ट की गाड़ी आती है, तो उसमें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसका इंटीग्रिटी चेक करें। ऐसा नहीं कि किसी भी गाड़ी को उन्होंने उठाया और बेच दिया, या किसी चोरी की गाड़ी को उठा के उन्होंने बेच दिया, तो ये आपके बिजनेस के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। और अगर ऐसे बिजनेस ऐसे बंदे को आपने लोन दिया, तो कल के लिए आपको रीपेमेंट में भी काफ़ी इशू कर सकता है। तो ये तो हो गई कैरेक्टर एंड बिहेवियर की बात। अब आप डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या आते हैं इस बिजनेस में और पोटेंशियल रिस्क क्या है।
तो सबसे पहला है जो मैनेजमेंट स्किल का जो ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस है वो आपका देखना बहुत ही जरूरी है कि ऑनर की एबिलिटी टू मैनेज द डेली ऑपरेशंस, स्टाफ, इन्वेंट्री एंड कस्टमर्स फीडबैक एफिशिएंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो ऑनर है वो मैनेज कर पा रहा है इस बिजनेस को, और वो तभी कर पाएगा जब वो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, एथिकली एथिकली वो करेक्ट है और उसका रिपेमेंट बिहेवियर जो है वो सही है। तो ये आप अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो ऑपरेशन जो है वो सही से कर पाएगा और उसकी मैनेजमेंट स्किल जो है वो ठीक है। साथ ही साथ आपको समझना है कि उसका लीडरशिप विजन क्या है। आज वो एक छोटे से सेटअप से उसने स्टार्ट किया है और उसका विजन जो है वो कल को एक बहुत बड़े सेटअप में कन्वर्ट करने का है। तो ये आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी के लिए लीडरशिप की क्या क्वालिटी है, उसका क्या विजन है, क्या स्ट्रैटेजी है उसकी, और बिजनेस ग्रोथ में उसका क्या सीरियसनेस है, वो देखना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। देन आता है पोटेंशियल रिस्क के बारे में। पोटेंशियल रिस्क इसमें क्या है कि इकोनॉमिकल फैक्टर इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया जी सेकंड हैंड गाड़ी जो है वो आज से बैन है, या उसकी जो अगर एज है, ये रजिस्ट्रेशन एज से अगर वो 7 ईयर या 8 ईयर या 10 ईयर तक ही वैलिड रहेगी, तो अचानक से आपका ये बिजनेस पोटेंशियल रिस्क हो जाता है और इसमें आपकी जो सेकंड हैंड गाड़ियों की डिमांड है वो एकदम से डिप हो जाएगी और ये बिजनेस एकदम से ठप हो सकता है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि इकोनॉमिकल फैक्टर वहाँ पे क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या है, क्या मार्केट उसमें आज की डेट में ट्रेंड कर रहा है। तो ये समझना है और कस्टमर का नॉलेज जानना है कि इस बारे में क्या है, ताकि कल को वो अवेयर रहे कि भाई गवर्नमेंट इस बारे में क्या स्टेप ले सकती है और उसे टाइमली इस बिजनेस को कैसे मोल्ड करना है, कैसे उसमें चेंजेस लाने हैं। अब आ जाती है बात कंपटीशन की। कंपटीशन क्या है कि आपको एनालाइज करना है कि इस रिस्क posed by existing and new competitor entering into the market। मार्केट इस में किस तरह का इसमें कंपटीशन है और न्यू प्लेयर जो इस सिस्टम में आ रहे हैं वो न्यू प्लेयर इस बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्या मार्जिन पे वो सेल कर रहे हैं, क्या लुब्रिकेंट ऑफर वो कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, क्या कस्टमर को इसके बारे में पता है, और अगर पता है तो वो इस बिजनेस इस चीज को कैसे डील करने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी है उसके रिगार्डिंग, ये आपको कस्टमर से समझना है। देन आ जाती है बात रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज की। तो रेगुलरिटी एंड लीगल इश्यूज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें बिजनेस लाइसेंस चाहिए। ट्रेड एंड सेल्स का जो लाइसेंस होता है वो होना चाहिए, आरटीओ परमिशंस होनी चाहिए, और लोकल लोकल जो रेगुलेशंस है वो कंप्लाइंसेस जो है वो फुलफिल होने चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी, फायर और इन्वायरमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी लाइसेंसेस चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए। लिटिगेशन हिस्ट्री आपको उसकी चेक करनी है कि पास्ट में या ऑन गोइंग कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, कोई किसी कस्टमर ने या किसी ऑक्शन हाउस ने या फिर किसी सप्लायर ने उसके ऊपर कोई केस डाल रखा है फ्रॉड का या फिर मिसचीट का, या बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट का। तो इस टाइप की लीगल हिस्ट्री को आपको देखना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको देखना है कि किसी ब्रांड को उन्होंने कोई अवॉइड तो नहीं किया हुआ है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो सकता, या उसको प्रोटेक्ट करने की उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो इस तरह के आपको लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपको उसमें चेक करनी है। तो गाइस होपफुली आपको ये सेकेंड हैंड कार डीलिंग वाला जो प्रोफाइल है वो थोड़ा समझ आया होगा इस वीडियो से। और अगर इसमें आपको कोई भी अच्छा पॉइंट लगा हो तो इसे एक जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई इसमें वैल्यू एडिशन है तो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें हम और क्या चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ये चैनल में आपको करीब 25+ प्रोफाइल रिलेटेड वीडियोज़ हैं। आपके इनकम और नॉन इनकम कैलकुलेशन के तरीके हैं लोन एलिजिबिलिटी के, और अंडरराइटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।